नमस्कार, करनॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। हाँ जी, आज हम फिर से आपके सामने लेकर आ गए हैं राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक राजस्थान का करंट अफेयर्स। देखिए, अब आरएएस प्रीलिम्स भी आने वाला है 2021 का, इसके साथ साथ आरएएस 2018 वाले इंटरव्यू भी, इसके अलावा अन्य आरपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, पटवारी, रीट, इन सभी के लिए ये जो हमारा करंट अफेयर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूँ डॉक्टर अक्षिता। आज हम वीक के जिन महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करेंगे उनमें से सबसे पहले है पब्लिक वेलफेयर पोर्टल, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में जो है वो लॉन्च किया गया है। ये क्या है? इसके साथ साथ बांडी रिवर फ्रंट परियोजना, निर्भया फंड का पूर्ण इस्तेमाल करने पर राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। तो इन सभी खबरों की हम विस्तृत चर्चा अपनी इस वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि वीडियो या इस तरीके के जो वीकली करंट अफेयर्स हैं राजस्थान के वो रेगुलर चलते रहें, तो कृपया आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम मोटिवेट रहें और आगे इस तरीके की वीडियो आपके लिए रेगुलर लानी है उसका भी ध्यान रखें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहला पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। देखिए, इसको PWP, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछने को आ जाए कि PWP जो है वो है क्या। तो PWP पब्लिक वेलफेयर पोर्टल, जिसको जन कल्याण पोर्टल का नाम दिया गया है, इसको 18 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया। देखिए, 18 दिसंबर को राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट को 2 साल पूरे हुए हैं। इससे पहले 18 दिसंबर 2018 को जो है वो नई सरकार बनी थी। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ राजस्थान में वैसे तो अन्य कई पोर्टल चल रहे हैं, जैसे कि जन सूचना पोर्टल है इत्यादि, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही कहना चाहिए कि इनोवेटिव पोर्टल है। इसमें है क्या? देखिए, इसमें ये अपनी तरह का एकमात्र पोर्टल है जहाँ पर एक ही स्थान पर सारी जो चीज़ें हैं लगभग वो उपस्थित रहेंगी, जैसे कि सभी सरकारी योजनाएँ, उनकी पात्रता क्या होगी, उनकी शर्तें क्या होनी चाहिए, उनकी लाभ इत्यादि की जानकारी जो है इस पर प्राप्त होगी। इसके साथ साथ सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं या सरकार के जो नवाचार रहे हैं उसकी जानकारी भी इसके तहत मिलेगी। और आमजन के लिए जितने भी उपयोगी परिपत्र हैं, आदेश हैं, उन सबका संकलन इस पोर्टल पर, यानी अभी आप अपने मोबाइल में गूगल करेंगे इस वीडियो के बाद, तो जब आप PWP यानी पब्लिक वेलफेयर पोर्टल खोलेंगे तो देखेंगे उसमें आपको योजनाएं लिखी हुई आएंगी, उसकी क्या पात्रता, क्या शर्त हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए। बहुत डिफरेंट तरीके की, महिलाओं के लिए कौन सी हैं, बच्चों के लिए कौन सी योजना है, स्वास्थ्य के लिए क्या चल रहा है, प्लस जन लोगों के लिए जो है वो क्या सरकार के द्वारा जो है वो आदेश दिए गए हैं, कोरोना के दौरान क्या मुख्य आदेश दिए गए, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ अगला है हमारा बांडी रिवर फ्रंट परियोजना। बांडी नदी का आपने नाम सुना होगा। हाँ जी, बांडी नदी कहाँ पर है? हाँ, कहाँ पर? पाली में। यस। किसकी सहायक नदी है? लूनी की। यस। तो ये बांडी नदी जो कि आना सागर झील से फाय सागर झील को जोड़ती है, इस पर एक रिवर फ्रंट जो है वो बनाया जाएगा। इसका शिलान्यास जो है वो कर दिया गया है, यानी पत्थर रख दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसका खर्च करीब 17 करोड़ रुपए का होगा। तो आपसे जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए, सबसे पहली बात, यदि आप आरपीएससी आरएएस का इंटरव्यू देंगे कहाँ पर जी? अजमेर में। अजमेर में नया क्या हुआ है? अजमेर में बांडी रिवर फ्रंट परियोजना बन रही है। ठीक है, तो ये किसको जोड़ती है? ये आना सागर झील और फाय सागर झील को जोड़ने वाली है। इस पर होगा क्या? इसके तहत कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे? तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए, और अन्य सभी एग्जामों के लिए तो है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो बांडी रिवर फ्रंट परियोजना है वो किन झीलों को जोड़ने का काम करेगी। पिछौला झील पूछ सकते हैं, पिछौला झील और फाय सागर झील, तो वो तो वैसे ही संभव नहीं है क्योंकि एक उदयपुर में है, एक अजमेर में है, अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा है। लेकिन इसके अलावा फतेह सागर झील या फिर पिछौला झील की बात आ सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये इसको ऐसे ही अपन याद रख सकते हैं कि जब अपन अजमेर में इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसलिए भी बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये अजमेर की है। ठीक है, इसका जो खर्च है करीब 17 करोड़ है। स्मार्ट सिटी के तहत बांडी नदी रिवर फ्रंट परियोजना तैयार की गई है और इसकी निगरानी का काम किसको सौंपा गया? SDM साहब को। जी ठीक है। इसमें होगा क्या कि इसमें पर्यटन के नए केंद्र के रूप में से विकसित किया जाएगा। इसके किनारों पर ग्रीन बेल्ट, पाथवे, रेलिंग और चौपाटी का निर्माण जो है किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आप आराम से आपने अगर डूंगरपुर की झील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, उसकी काया पलट हो गई है। यस,
आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी का मैं बता देती हूँ। डूंगरपुर में गैप सागर है, ठीक है। गैप सागर को भी इसी तरीके से डेवलप किया गया, उसके चारों तरफ देखेंगे तो जो है बहुत सुंदर से जो है वो चौपाटी है, आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, वहाँ पर पाथवे है एक, उसमें अभी तो जो है वो मतलब आप यदि चाहें तो बोटिंग भी हो रही है। तो इस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र, पर्यटन की दृष्टि से जो है इन्हें विकसित किया जाता है। तो इसी तरीके से जो रिवर फ्रंट बनाए जाते हैं उनका भी मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पर्यटन के लिए जो है उनको डेवलप करना। देखिए, आना सागर झील अजमेर शहर के बीच बनी एक कृत्रिम झील है, सबसे रमणीक स्थल है, और इसका निर्माण जो है वो राजा अरनोसा आना जी ने करवाया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है आना सागर झील पड़ा। इसके साथ साथ फाय सागर झील की हम बात करते हैं तो राजस्थान के अजमेर जिले में ही है ये झील, और इसका निर्माण अंग्रेज अभियंता फॉय के निर्देशन में हुआ था, इसीलिए इसको फाय सागर झील के नाम से जाना जाता है। और मुख्यतः जो इसका उद्देश्य था इस झील को बनाने का, वो था बाढ़ राहत परियोजना या बाढ़ राहत के लिए काम करना, और इसका पानी जो है वो आना सागर में आता है, ठीक है। तो आप समझ पाए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आगे जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए बनती है वो है निर्भया फंड का पूर्ण इस्तेमाल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है निर्भया फंड से रिलेटेड, मान लो आपसे डायरेक्टली ये ना पूछा जाए, लेकिन चूंकि राजस्थान का पहला स्थान है तो इसलिए जो है आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि निर्भया फंड क्या है, या इस निर्भया फंड के तहत पैसों का इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए किया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेगा जब हम FSL की बात करते हैं, ठीक है। FSL क्या है पढ़ेंगे बिल्कुल। तो FSL ने निर्भया कांड से मिले 6.28 करोड़ रुपए में से 4 नई मशीनें खरीदी, और वहीं DNA एवं साइबर डिवीजन में 20 जो संविदा कर्मियां हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उन लोगों की सेवाएं ली, जिससे न केवल FSL की पेंडेंसी में कमी आई बल्कि पीड़ितों के समय पर न्याय मिलने में भी मदद मिली है। अन्य राज्यों से कहा है कि वे राजस्थान के FSL को रोल मॉडल बनाकर इस फंड का इस्तेमाल करें, क्योंकि राजस्थान में देखिए निर्भया फंड की एक्चुअली चुनौती ये है कि इसका फंड जो है अच्छे से खर्च नहीं हो पाता। हालांकि अभी तक खरीदी गई मशीनों से जनवरी 2021 में जोधपुर में DNA जांच लैब शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये पैसा भी निर्भया फंड से आया। तो सबसे पहले बात, राजस्थान का पहला स्थान है निर्भया फंड को इस्तेमाल करने में। उसका मुख्य कारण ये है कि जब हम FSL की बात करते हैं, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो DNA लैब होती है उनकी बात करते हैं, तो उस लैब में जो है इस फंड का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इस फंड के अंतर्गत ये लिखा भी हुआ है कि इस तरीके की योजनाओं में जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो DNA लैब की बात करते हैं तो DNA लैब जो है पहले क्या होता था, ये DNA लैब देश की एकमात्र लैब होगी। इससे पहले DNA की जांच जो है वो गुजरात और अन्य शहरों में कराई जाती थी। अब तो खैर जयपुर में भी DNA जांच जो है अब शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने महिला और छोटे बच्चों से संबंधित केसों को गति देने के लिए निर्भया फंड के तहत राजस्थान सहित कई राज्यों के लिए राशि का प्रावधान किया है। निर्भया फंड में देखिए होता क्या है, आपको पता है निर्भया केस 2012 का है, तो ऐसी स्थिति में एक फंड बनाया गया था 2013 में, जिसको निर्भया फंड नाम दिया गया। इसके अंतर्गत जो बलात्कार पीड़िता होती है उनकी सहायता, उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें जो है ये पैसा दिया जाता है। जैसे कि DNA लैब की हम बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इस तरीके की समस्या आ रही है या रेप होते हैं उसमें जब फॉरेंसिक जांच की जाती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट, तो लैब नहीं है हमारे पास, लैब है तो देखिए पहले तो सैंपल गुजरात ही जाता था, लेकिन अब जो है वो लैब आ गई है, तो अब क्या होगा, गति आएगी, तुरंत गति से जो है लोगों को इसके अंतर्गत जो है वो न्याय मिल पाएगा। तो इस फंड से महिला सशक्तिकरण से संबंधित कई योजनाओं के क्रियान्वयन की योजना जो है वो बनाई जा रही थी और बनाई गई है। निर्भया फंड जो है वो महिलाओं को सुरक्षा पर केंद्रित योजनाओं जो है उनको सहायता की, कैसे महिलाएं जो है सेल्फ डिफेंस सीख सकती हैं, उनको और त्वरित गति से न्याय मिले उसके लिए क्या हो सकता है, उनका पुनर्वास किया जाए, उनको कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए। तो इस फंड में से उन सभी चीज़ों के लिए जो है पैसों का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग करने में राजस्थान क्या है, नंबर 1 है, ठीक है। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये कि राजसमंद जो जिला है राजस्थान का, वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश का पहला जिला बन गया है, यानी पहला स्थान जो है राजसमंद जिले को मिला है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर देश में पहला स्थान राजस्थान के किस जिले को मिला है, राजसमंद, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर। तो आंसर क्या होगा, राजसमंद,
ठीक है। और यदि आप राजसमंद जिले से बिलोंग करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो राजसमंद जिले में पिछले 3 सालों में 10,289 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 10,079 आवासों का निर्माण कार्य हुआ, यानी लगभग 98.7% जो लक्ष्य है वो इसके अंतर्गत प्राप्त किया गया। प्रदेश स्तर पर राजसमंद पिछले 5 साल से पहले स्थान पर रहा है। किस पर? राजस्थान के स्तर पर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देश के प्रथम 100 जिलों की सूची बनाई गई। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? 14। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो सूची बनाई गई है कि किन किन कहाँ पर जो है लक्ष्यों को प्राप्त किया गया इस योजना के, तो उसमें राजस्थान के कितने जिले आ सकते हैं? आपसे आ सकता है क्वेश्चन। तो कितने हैं? 14 जिले। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 2022 तक सभी को आवास दिलाना इस योजना का उद्देश्य। पहले ये इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती थी। 2015 से इसका नाम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। इस योजना के तहत सभी बेघर और शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। और ये रेगिस्तानी इलाकों में अलग, पहाड़ी इलाकों में अलग, समतली इलाकों में अलग जो है वित्तीय राशि जो है वो प्रदान की जाती है। उसका जो रेशो है, अनुपात है, वो अलग अलग है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन को अनुमति प्रदान की गई थी। लगभग शायद लास्ट ईयर ही 2019 में ही जो है ये अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, हाँ जी। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये देखिए, ये जो हमारी जो पीपीटी है, ये जो जितनी भी न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, हम अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है करंट नॉमिक्स, हाँ जी, करंट नॉमिक्स से आप टेलीग्राम चैनल को सर्च करेंगे तो उसमें हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं, जैसे मैंने महिलाओं को लेकर वीडियो बनाई थी, महिलाओं के लिए जो कानून है, मनरेगा को लेकर वीडियो बनाई थी, करंट अफेयर्स की जो मैं वीडियो बनाती हूँ, या इसके अलावा जितनी भी हम हमारे चैनल पर क्लासेस चलती हूँ, सभी वीडियो क्लासेस की जो पीपीटी है हम वहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप करंट नॉमिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर और इसकी पीपीटी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे यदि हम आते हैं तो आगे है नमस्ते अभियान। नमस्ते अभियान के तहत बेस्ट कोविड वॉरियर अवार्ड जो है वो जयपुर के व्यक्ति को दिया गया है। जयपुर के वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर RS मटोरिया, उनको जो है ये अवार्ड दिया गया। अच्छा, उनको अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने देश को कोरोना से बचाव और उपयुक्त रोकथाम के लिए नमस्ते अभियान जो है वो रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल के जो ये वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनके द्वारा दिया गया था। तो ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया, या ये इसका मतलब क्या था, या ये क्यों चलाया गया था? कोरोना से बचाव के लिए। मतलब क्या है कि हमें नमस्ते करना है ना, हाथ नहीं मिलाना है क्योंकि कोरोना फैलता है, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है मेंटेन करनी है। तो इसके लिए जो है नमस्ते अभियान इन्होंने चलाया, जो कि आपको पता है पूरे भारतवर्ष में जो है वो पॉपुलर हुआ। और इसी के लिए इन्हें जो है बेस्ट कोविड वॉरियर अवार्ड जो है वो दिया गया है, जिसके तहत उन्हें 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे यदि हम आते हैं तो हमें पता है कि 18 दिसंबर 2020 को राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और इसी के तहत जो है वो सरकार ने 10,805 करोड़ रुपए के 1374 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यानी जो लोकार्पण का मतलब क्या होता है, ऐसी योजनाएं या ऐसी प्रोजेक्ट जो बन गए हैं उनका क्या करना है, लोगों को दिखाने के लिए उसको शुरू करना है। और शिलान्यास का मतलब होता है वो शुरू होंगे। अभी यहाँ लोकार्पण में काम पूरा हो गया है, लोगों के लिए खोल दिया जा रहा है। शिलान्यास का मतलब होता है कि पत्थर रखा जा रहा है, यानी काम अब शुरू होगा। ठीक है, आप समझ पाए। आज की जो हमारी एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कहना चाहिए कि लास्ट न्यूज़ है, वो है पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों को बकाया 3105.65 करोड़ रुपए जो है वो हस्तांतरित कर दिया गया है सरकार के द्वारा। किसकी सिफारिश पर किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को जो पैसा दिया जाता है वो वित्त आयोग, जो राज्य वित्त आयोग होता है, उसकी अनुशंसा पर दिया जाता है। तो राजस्थान में अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 5वां वित्त आयोग। ठीक है, तो क्लियर रखना है। इसके अनुरूप 2015 से 2020 की अवधि के लिए जो है ये पैसा मंजूर किया गया है। इसके तहत इसमें जो है प्रदेश की 3 नहरों के लिए 75 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट के रूप में दिए गए हैं, जो कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसकी 3 नहरों के लिए, जिसमें नोहर साहवा लिफ्ट, गजनेर लिफ्ट और कोलायत लिफ्ट जो नहर है वो शामिल है। देखिए, थोड़ा सा हम देख लेते हैं राज्य वित्त आयोग को। देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल जो है प्रति 5 वर्ष में करता है। संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत हमें पता है 73वां 74वां संविधान संशोधन
हुआ, जिसके बाद 243 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की बात कही गई थी। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग को अधिकार होता है कि पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर सकता है, और ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका निर्माण अनुच्छेद 243(1) के तहत किया गया है। ठीक है, राजस्थान में यदि हम देखें तो हमें पता है कि राजस्थान में अब तक 5 वित्त आयोग बन चुके हैं। सबसे पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था 1994 में, और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल। देखिए, ये क्वेश्चन RAS प्रीलिम्स में लास्ट ईयर आया भी हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको जो है इनका सीक्वेंस भी याद करना पड़ेगा। तो अभी जो 5वां वित्त आयोग है, जिसकी अनुशंसा पर अभी जो पैसा 2015 से लेकर 2015 से 2020 है, तो ये जो आया है, ठीक है, 5 साल के लिए, इसका गठन 1994 में किया गया। तो इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर ज्योति किरण है। तो आपको ये याद रखना होगा, और इस तरीके से इसका पूरा सीक्वेंस ही आपको याद करना चाहिए। देखिए, 5 ही नाम है, तो कई बार क्वेश्चन जो है इस पर पूछ लिए जाते हैं। तो इनकी अनुशंसा पर जो है अभी पंचायती राज संस्थाओं को और नगरीय निकाय को पैसा अलॉट हो गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपके कोई कमेंट्स हैं, यदि आप और कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।